बच्चों आज हम लेके आए सीबीएसई सैम्पल पेपर +2 क्लास 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके हमने लास्ट वीडियोस में अप टू क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया था हमने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। इसमें हमने बताना है कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। बच्चे अगर आपको याद हो तो ये एमसीक्यू टाइप बन के आया हुआ है एक्सरसाइज मे बी 10.2 में। वहाँ पे भी एमसीक्यू है, वहाँ पे भी यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो सोल्यूशन में आते हैं। जैसे मैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखूं y इज इक्वल टू a sin x। ठीक है, तो ये जो a होगा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। जहाँ सोल्यूशन लिखूं y इज इक्वल टू a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, बट आपने याद रखना है। बाकी बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियोस आएंगी उसमें देखना आप ज़्यादा डिटेल में। वहाँ पे बताऊंगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो जितनी डिटेल चाहिए उतनी ही बताऊंगा। यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन में, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। मीन्स एक्स और वाई में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन शॉर्ट एक्स और वाई में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें और कोई भी कांस्टेंट मीन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। ठीक है जी, सो ये होती है, आपने चीज़ याद रखनी है कि देर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन particular solution of any differential equation। बच्चे ये आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए y इज इक्वल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy स्केयर। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करने लग जाना। ठीक है, ये आपको इसके साथ ये भी दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 1। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए ये देखिए मैंने आपको लिख के बता दिया है कि देयर इज़ नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, सो नीचे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। सो नेक्स्ट और पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें पूछ रहा है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स दी हुई है एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर n एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर। नाउ प्लीज रीड द स्टेटमेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, थ्रू आउट डिग्री सेम रहनी चाहिए। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, यहाँ पे नीचे x की पावर 2 और y की पावर 1 मिलके 3 बन जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 और y की पावर 2 मिलके 3 बन जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, उसने n की वैल्यू हमने बतानी है। सो फॉर इक्वेशन टू बी डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू आउट डिग्री सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 होगी, देखिए यहाँ पे एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर, ये एक, तो ये आपका आंसर आ चुका है कि उसने पूछा था कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि डिग्री थ्रू आउट सेम बन रही है। ठीक है,
दूसरी चीज़ है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसको हम थ्रू आउट वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर 3 होगा और इसमें से देखिए एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, और नीचे से भी बच्चे आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर, मीन्स ये कैंसिल हो गया, मीन्स थ्रू आउट सारा सम आपका वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की यही एक पहचान होती है कि हम सारा सम वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल था अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, मीन्स एन की वैल्यू अगर 3 होगी। सो इस क्वेश्चन का आएगा आंसर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो आई होप समझ लग चुका होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहले ये आगे उसने लिखा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो बाद में देखेंगे। पहले तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है आपको -3/4 जे कैप। ओके, तो मैंने इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। किसी वेक्टर का बच्चे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है हमने। ठीक है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इट इज़ अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, 0i प्लस 0j -3/4 के ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। तो ये बच्चे 9/4 सॉरी 16, तो ये कितना आ गया आपके पास 3/4। ओके, सो यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर ए कितना था 3/4 जे कैप ओवर 3/4, 3/4 एंड 3/4 कैंसल, सो इट इज -j। ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -j। तो हमें क्या चाहिए, ये यूनिट वेक्टर आ चुका है, बट उसने बोला था यूनिट वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, इसका साइन चेंज कर देंगे। मीन्स अगर कोई वेक्टर, देखिए ये ए यूनिट वेक्टर आ चुका है, हमें इस वेक्टर के कोई ऑपोजिट डायरेक्शन की वेक्टर चाहिए, तो वो क्या होगा -a कैप। मीन्स सो रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपका है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू -a कैप। ए कैप की वैल्यू कितनी आई है -j, सो योर आंसर इज +j कैप। तो ये क्वेश्चन का आपके आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है जी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस। ओके, सो किसी ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC। फॉर एग्जांपल मुझे BC वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर 2i कैप, और BA वेक्टर दिया हुआ है मुझे -3j कैप। तो मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चे फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्रॉस BC। ठीक है जी, सो ये फॉर्मूला होता है बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हाफ BA वेक्टर कितना है आपका -3j कैप, क्रॉस BC वेक्टर कितना है आपका 2i कैप। ओके, सो 1/2, सो दिस इज -6, और यहाँ पे क्या बन रहा है j क्रॉस i। सो j क्रॉस i किसके इक्वल होता है बच्चे, इसके लिए वेक्टर्स को थोड़ा सा आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। j क्रॉस i का
ये एक सर्कल बनाते हैं हम। सपोज दिस इज आई वेक्टर, दिस इज जे वेक्टर एंड दिस इज के वेक्टर। ओके, आई क्रॉस जे बच्चे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल एंड के क्रॉस आई जे के इक्वल। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर हम करेंगे जे क्रॉस आई, उसका आंसर आएगा माइनस के। ओके, सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, मीन्स आई क्रॉस के, आई सपोज आई क्रॉस जे, इसका आंसर आएगा के। और अगर आपके पास जे क्रॉस आई हो तो इसका आंसर आएगा माइनस के। एंड सिमिलरली बाकी के लिए भी ऐसे ही होगा। सो जे क्रॉस आई इज माइनस के वेक्टर। ओके, सो 1/2 माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 6k। 6k की मैग्नीट्यूड चाहिए अभी बच्चे में। सो थोड़ा सा आप देखिए, इसे मैं 0i वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये 6k। ओके, तो इसकी मैग्नीट्यूड, वही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्केयर, जे के कॉफिशिएंट का स्केयर और के कॉफिशिएंट का स्केयर। सो दिस इज 1/2 अंडर 36 इज 6, कटिंग की और आंसर आ गया आपका 3। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है इस क्वेश्चन का। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए और बी यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये यूनिट वेक्टर हैं। बच्चे इसमें एक रिजल्ट देखिए, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके इक्वल होता है, उस वेक्टर की उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये भी आपको वेक्टर्स में रिजल्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी में एंगल फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्केयरिंग करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, स्केयरिंग 1 का स्केयर इज 1, राइट। अब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मीन्स इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। सो वेक्टर ए डॉट ए मीन्स वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर। सो दिस इज ए डॉट बी और बी डॉट ए। बच्चे डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होगा, प्लस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर और उनकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसलिए दिस इज 1, दिस इज ये बन जाएगा 2 टाइम ए डॉट बी बिकॉज दीज आर commutative, dot product is commutative. Again magnitude of 1, b is 1, so this is 1, so this is 2 time a dot b, so 1 and 1 2, उस साइड पे माइनस होगा तो ये -1, so a dot b is equal to -1/2। so डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ए की मैग्नीट्यूड 1, बी की मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। अब cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे cos की वैल्यू 1/2 आती है, cos की वैल्यू 1/2 60 पे आती है, 60 मीन्स π/3। तो थीटा कितना आ गया आपका, 2π/3। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।